हाँ चलो, अपन ने क्या किया था, पहले क्वेश्चन कर लिए थे, और क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है ना। पहले कितने क्वेश्चन किए थे, 3। कितने क्वेश्चन हो गए थे, 3, ठीक है। इसके बारे में 2 और क्वेश्चन बता देता हूँ, हालांकि सिंपल है, फिर भी अपना हार्ड क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज दे दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में अपन बातें करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या देगा, Be3+, मतलब पहले ये हमेशा चेक करना है कि जो दिया हुआ वो हमेशा यूनि इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है बेरिलियम 3+ की तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना, वेग। क्या निकालना है, कौन सी अवस्था में निकालना है बेटा, तृतीय उत्तेजित अवस्था, मतलब एक्साइटेड स्टेट दे रखी है आपको। क्या दे रखी है बेटा, और वो कितनी दे रखी है, थर्ड। कौन सी दे रखी है बेटा, थर्ड। इसका मतलब n निकालने के लिए अपना क्या फॉर्मूला होगा, एक्साइटेड स्टेट +1, अरे होता है कि नहीं होता, 3 + 1 बराबर, अरे यही होगा। अब देखो अपन को निकालना वेग, तो वेग का फॉर्मूला, इसका मतलब v4 बराबर क्या हो जाएगा, 2.188 इंटू 10⁴ कितना हो गया, 6, ऊपर कितना z, नीचे क्या n, मीटर प्रति। अब बताओ बेरिलियम के लिए z कौन सा होता है, बेरिलियम का z, बेरिलियम 3+ के लिए z जो है वो कितना है बेटा, 4, n कितना है, 4। आपको पता है ना क्या होगा, 2.188 इंटू 10⁴ कितना, 6, 4/4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या काटेंगे अपन इसको, चलो इस साइड देखो तो क्या बन गया, इधर देखो ये 4 से 4 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, V4 बराबर क्या आएगा, 2.18 इंटू 10⁶, क्या आ जाएगा, मीटर प्रति। कौन सा ऑप्शन हो गया रे, कौन सा, डी वाला सही हो गया। कौन सा हो गया बेटा, समझ में आया क्या, पक्का। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका z और n सेम होता है, z और n क्या होता है, उसका वेग हमेशा बोर वेग होता है। क्या होता है बेटा, ठीक है ना। आगे समझ में कैसे पता चला, क्योंकि z और n, क्योंकि वेलोसिटी वो z/n होती है, तो z से z क्या हो जाएगा, z और n सेम होने पे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो सीधी सी बात वो रहेगा ही नहीं रहेगा। तो इधर देखो, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा देख लेना सीधे सीधे, क्योंकि वहां पे अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो अपन देख लेना, इसका देखना, जनरली ऐसा ही देगा वो क्वेश्चन। क्या होगा, मैं बोलो नीट का पेपर जितना सिंपल आता है ना, ऐसा कोई पेपर सिंपल नहीं आता, पर नीट क्या है, बहुत कंपटीशन नीट का बहुत टफ है। कंपटीशन का मतलब समझ गया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, एक सीट के लिए लड़ने वाले व्यक्ति ज्यादा है। IIT के अंदर आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पर नीट में ऐसा कोई ऑप्शन, आप नीट के अंदर क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। समझ आ रही बात, IIT के अंदर आप टॉपिक छोड़ सकते हो कि भाई जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं। समझ आई बात, नीट में ऐसा कोई, नीट में आपको टॉपिक भी नहीं, मतलब चैप्टर का तो टॉपिक ही नहीं छोड़े, चैप्टर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आगे बात समझे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसलिए वहाँ क्वेश्चन सिंपल आता है। नीट के अंदर पेपर इतना सिंपल आता है, अभी पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो बहुत सिंपल आता है। क्या आता है, बहुत सिंपल आता है। समझ में आ रही क्या, अरे पता चला। तो इसलिए पेपर सिंपल आता है, परंतु उसमें क्या होता है, अपने IQ लेवल उस टाइम अपन गड़बड़ा जाता है। अभी तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे, इसलिए तुम्हें पता है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होगा, अपन कर लेंगे। अरे है कि नहीं, तुम्हारा माइंड सेट उस टाइम ऐसा सेट है, वहाँ पे एग्जाम में जाओगे वहाँ पे ऐसा सेट नहीं होता माइंड सेट। समझ में आ रही बात, वहाँ पे माइंड सेट क्या होगा, वहाँ पे बायोलॉजी भी करनी है, मतलब बॉटनी करनी है, जूलॉजी करनी है, फिजिक्स करनी है और केमिस्ट्री करनी है। अरे है कि नहीं है, तो वहाँ पे तो सारे टॉपिक मिक्स होते कि नहीं होते, तो सारे टॉपिक्स मिक्स होंगे तब क्या हो जाएगा, दिमाग अलग लेवल से काम करेगा। समझ आ रही बात, वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है ना, आते हुए क्वेश्चन क्या होंगे, और ये सबके होते हैं, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे ही हो रहे हैं, हर किसी के होते हैं। तो इसलिए ऐसे दुविधा से बचने के लिए आपको ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। समझ में आया क्या, इसलिए टॉपिक को हमेशा मैं बोलता हूँ, एक किताब को 10 बार पढ़ो, बहुत बेटर है 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। सही बात समझे, तो आप जो ही क्वेश्चन कर रहे हो ना वो वापस करो हमेशा। एक ही क्वेश्चन को क्या करो, कम से कम 10 बार मिला दो, कम से कम कितनी बार मिला दो, 10 बार। 100% मैं बोलूँगा आप बाकी वालों से ज़्यादा नंबर लाओगे जिसने बहुत सारी किताबों के क्वेश्चन मिलाए। समझ में आई मेरी बात, पक्का। ये नीट का मेरा पिछले 3-4 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ। क्या यहाँ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, यहाँ पे दिमाग से पढ़ना होता है, ठीक है ना। समझ आई बात, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, एक ही चीज़ को क्या करो, बार बार पढ़ो और दिमाग से पढ़ो। समझ आई बात, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
भाई आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आता है क्वेश्चन में, यदि आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, इसका मतलब ये समझ लेना वो आपके लिए बहुत खराब चीज़ है। समझ आई बात? तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है तो आप पढ़ के दिमाग लगाना वहाँ पे, मेरी बातें याद रखना वहाँ पे भी, ठीक है ना एग्जाम में, या मेरी बातें ही रहेगी बाकी वाला याद नहीं रहेगा है एग्जाम है सर है, आपकी बातें रखेंगे तो फिर ये कौन करेगा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और एकदम काम डाउन हो गया एग्जाम में, एग्जाम देना होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो, जैसे आपके टेस्ट लेते हैं ना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आता है, जब पढ़ के आते हो टेस्ट देते तब, भाई मैं कोई भी चैप्टर है जैसे उसका टेस्ट है, क्या आप पूरा पढ़ के आते हो? आते हो कि नहीं आते हो? ये बात तुम्हें पता है कि आप क्या आते हो, पूरा पढ़ के आते हो, फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं, फिर आपको द्वारा पूरी रात पढ़ा यार, टेस्ट में नंबर ही नहीं आए, मतलब ऐसा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, लो क्या मतलब नेगेटिव में जाता है ग्राफ है, बाकी वाला ग्राफ यूं जा रहा है, अब बाकी को यूं जा रहा है, अपना यूं जा रहा है कि नहीं? ये अपना ग्राफ है, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। समझ आ रही बात? उल्टा जा रहा है। पर तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरे एक सर कहते हैं कि जो हार्ट बीट होती है ना वो ऐसे होती है। अरे होती है कि नहीं होती? कभी यूं जाके फिर यूं आती है, यूं जाके, अरे होती है कि नहीं होती ऐसे? तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर जब अप डाउन हो रहा है तो लाइफ में तो अप डाउन होगा, ठीक है ना, लाइफ में तो क्या होगा, अप डाउन 100% होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी हार्ट बीट की तरह ही है लाइफ भी, कभी ऊपर कभी नीचे। आप सोचते हो कि मेरा ग्राफ यूं ही बस यूं रहना चाहिए यूं, तो ये तो होता है इसको व्यक्ति, डॉक्टर जब ऐसी लाइन आ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी साहब है, और डॉक्टर की सॉरी बहुत भारी होती है, ठीक है ना, हर कोई किसी की डॉक्टर की सॉरी सुनना कोई पसंद नहीं करता है, और करता है कोई है? डॉक्टर जिस दिन सॉरी बोल देता है उस दिन मतलब काम तमाम। तो आपका ग्राफ ऐसे भी नहीं होना चाहिए, समझ आ रही बात? ग्राफ में अप डाउन आना जरूरी है, ठीक है ना, परंतु ये नहीं कि डाउन ही डाउन आ रहा है पीपी को लो नहीं करना है। समझ आ रही बात मेरी? समझ गए? तो एक ही क्वेश्चन को बार बार मिलो, कहने का तात्पर्य समझे, और एक ही चीज को बार बार पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, ये जितना पढ़ाया वो पढ़ो बस, ठीक है ना। और मैं तो खूब पढ़ा रहा हूँ यार, देखना पूछना कहीं इधर उधर पता चलेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाया। अगली बात समझ? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो इसका जेड कितना है रे? 4, पता चल गया। अब तृतीय उत्तेजित अवस्था है, इसका मतलब अपना एन एक ज्यादा होगा उत्तेजित अवस्था से, तो कितना हो गया 4। अपन को पता 4 4 कैंसल, 4 4, इसका मतलब वेग क्या आएगा, v नॉट, वेग क्या आएगा, और v नॉट की वैल्यू कितनी होती है 2.18। अब 18 8, तो ये मैंने इसको देख के लिख दिया, मतलब 2.18 होना चाहिए अपने तो सीधा, तो 2.18 × 10 की घात 6 होना चाहिए ना। अच्छा किलो है क्या? हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, तुमने ऐसे ही सीधा करवा दिया। अरे यहाँ पे किलो में 1000 का क्या दोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 3। तुम इतने होशियार हो, कोई ऑनलाइन वाले होशियार नहीं है भाई रे, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर के आगे क्या लग जाएगा, K, क्या लग जाएगा बेटा, K, समझ आएगा, क्योंकि किलो में बदलने के लिए 1000 का क्या देते हैं बेटा, भाग। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इधर देखो, किसी भी हाइड्रोजन समान तंत्र में, मतलब हाइड्रोजन के जैसा है, इसका मतलब जेड हाइड्रोजन के जैसा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग मतलब का अनुपात निकालना, कौन सा, V1 अनुपात V2 अनुपात क्या निकालना बेटा, V3 निकालना है। क्या निकालना बेटा, V3 निकालना है। क्या निकालना है, V3। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या समझ में आया तुम लोगों को कि भाई यहाँ पे जो वेग निकालेंगे तो V नॉट क्या हो जाएगा इंटू Z/N, यहाँ पे अनुपात क्या होगा, V नॉट Z/, यहाँ पे N1, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V नॉट क्या हो जाएगा Z/N3। अब अपन को पता है N1 बराबर कितना है 1, और N2 बराबर कितना है 2, और N3 बराबर कितना है 3। तो इसका मतलब यहाँ से Z तो आपस में कैंसल, और V नॉट आपस में कैंसल, तो क्या आया 1/N1 अनुपात 1/ क्या आया N2 अनुपात 1/N3। अरे यही होगा कि नहीं होगा, तो 1/N1 की जगह 1/1, ये कितना 1/2 और 1/3, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। समझ में आया क्या, कौन सा हो जाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एक और होता है, एक अब वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना आवर्तकाल। क्या डालोगे, आवर्तकाल। पढ़ा था क्या आपने आवर्तकाल कहीं? आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं T से। क्या करते हैं बेटा, आवर्तकाल क्या होता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वर्ताकार पथ पे क्या लगाता है, ये तो तुम्हें पता है,
ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इसका वर्ताकार पथ की परिधि पे तो लगा रहा है, तो इसमें यहाँ पे ये कितनी दूरी तय कर रहा है बताओ? 2 पाई आर। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, और आर कौन सा होगा? जिस कोस की आर एन, ठीक है ना। अपन को निकालना है कि ये यहाँ पे दूरी तय करने में कितना टाइम लगा रहा है, वो इसके वेग के ऊपर निर्भर करेगा ही नहीं करेगा। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अरे वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, टाइम है, दूरी बटा टाइम है ठीक है ना। इस साइड देखो तो दूरी बटा समय, तो इसका मतलब टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा वेग। अब दूरी क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एन, और यहाँ पे ये वेग क्या हो गया बेटा? देखो वेग अपन ने लिख दिया वी एन। क्या लिख दिया? अब आर एन बराबर अपन को पता है क्या कितना होता है? 0.529 क्या होता है? एन स्क्वायर अपॉन क्या होता है? जेड एंगस्ट्रम। अरे यही होता है कि नहीं होता? इसका मतलब यहाँ पे वेग क्या होता है? याद करो, देखो 2.18 × 6 क्या लिखो बेटा? एन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो मैं ये बात बोलूं कि अपने ये जो आवर्तकाल का पूछते हैं ना, आवर्तकाल का आपको क्या नहीं पूछते बेटा? कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, वो आपको सिर्फ क्या पूछते हैं? समानुपातन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कितना किसके समानुपाती है, कैसा है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? आर किसके? आर कैसा है? आर तो आपको पता है समानुपाती किसके है बेटा? एन स्क्वायर अपॉन किसके? जेड के। और ये किसके समानुपाती है बताओ? जेड अपॉन एन। ये एन ऊपर जाएगा, जेड क्या आएगा? नीचे आएगा ही नहीं आएगा। इसका मतलब आवर्त काल है वो किसके समानुपाती हो गया? एन के। तो क्या हो? एन स्क्वायर इंटू एन होगा कि नहीं होगा? ये एन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? जेड इंटू जेड। अरे यही होगा। इसका मतलब टी समानुपाती क्या हो गया? एन क्यूब अपॉन क्या हो गया? जेड स्क्वायर। क्या यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या? उसके कोसों के नंबरों के क्या होगा? क्यूब के समानुपाती, और परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? अब मैं बोलूं कि एक से अधिक मतलब अलग अलग के लिए निकालूं, आवर्तकाल T1 और T2 अलग अलग टाइम पे लिए निकालूं, तो क्या होगा? तो T1 किसके समानुपाती होगा बताओ? तो T1 समानुपाती क्या होगा? N1 का क्यूब अपॉन Z1 का स्क्वायर। और T2 क्या होगा बताओ? N2 का स्क्वायर अपॉन Z, अच्छा क्यूब, और Z स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब T1 अपॉन T2 निकालूं, समीकरण 1, इसको समीकरण क्या दे दूं? 1, और ये समीकरण 1 व 2 से, तो ये होगा। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? समानुपाती। क्या हो जाए? परंतु अपन को पता अनुपात लेते हैं, समानुपाती की जगह क्या आ जाएगा? बराबर। क्यों आएगा बराबर? क्योंकि इसको समानुपाती हटाएंगे के आएगा, इसका भी क्या आएगा? के, और वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसर। तो यहाँ पे N1 का क्यूब अपॉन क्या होगा? Z1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा। तो यहाँ पे क्या आएगा? Z2 का स्क्वायर अपॉन N2 का क्यूब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि T1 अपॉन T2, क्या लिखा बेटा? T2 बराबर क्या हो गया? यहाँ पे N1 अपॉन N2 का क्यूब, N1 अपॉन N2 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Z2 अपॉन Z1 का स्क्वायर। क्या ये होगा? समझ में आया? आवर्तकाल कैसे निकाल सकते हैं? पता चला तुम लोगों को? अरे पता चला ना कैसे निकाला? अब देखो यहाँ पे यदि पूछे तो देखो कि भाई अपन को भूल जाओगे, अभी तो याद रहता है, उस टाइम भूल जाओगे। तो देखो Z2 ऊपर आएगा तो स्क्वायर कर लेना, और n का क्या होगा? क्यूब। ये हमेशा ध्यान रखना, n का क्या होगा? क्यूब। अब देखो जैसे जैसे मैं बोलूं भाई, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी वेग बढ़ाना, मतलब टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा? मैं बोलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे तो कम टाइम में लगेगा नहीं, यहाँ ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ही नहीं बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब n के क्या होगा? समानुपाती। तो T1 इधर क्या आएगा? N1, क्योंकि समानुपाती है कि नहीं है? ठीक है ना? अरे समझ में आया? अब मैं बोलूं जैसे वेग के, तो यहाँ पे ऐसे समझ लेना, होता है नहीं, फिर भी आप यूँ समझ लेना थोड़े, ठीक है ना? ऐसा ही मिलता जुलता कि ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे नाभिक Z बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा आकर्षित? तो इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब इसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। टाइम क्या लगेगा? सही है क्या? अरे यस या नो? उल्टा है, टाइम क्या लगेगा? कम।
जैसे जैसे जेड बढ़ेगा इसको आकर्षित करेगा तो क्या होगी, दूरी कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी तो क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब जेड के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात। अरे समझ में आया। अब देखो आवर्तकाल की परिभाषा पूछ ले तो क्या होगा, आवर्तकाल की परिभाषा क्या पूछेंगे कि एक नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन को अपने कोष में एक राउंड पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। समझ आया। अपने कोष में क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। अगली बात समझे। अब बात करें आवर्ती की, किसकी बात करें, आवर्ती की। नेक्स्ट आवर्ती की, इससे बात कर लेना तू, कोई नहीं। हाँ आवर्ती किसकी बात करें बेटा, आवर्ती। आवर्ती को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। हो गया पूरा, छोड़ बंद कर दे। कोई नहीं बंद कर दे। अच्छा ऐसा होगा, हाँ कर, पोज कर दे, पोज।